क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के ख़ानदान में कौन कौन कादियानी है? अल्लामा इकबाल ने अपने बड़े बेटे को जायदाद से आग क्यों कर दिया था? वो वाक़या कैसे है कि जब अल्लामा इकबाल के वोट मांगने पर एक लाहौरी उनके सामने नंगा हो गया? अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों ना बनवा सके? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तुर्की में कब्र क्यों बनाई गई है? अल्लामा इकबाल के कितने पोते पोतियां और नवासे नवासियां हैं और कौन क्या करता है? अल्लामा साहब के बारे में किसने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज? अगर कौम इकबाल को समझ जाती तो आज गुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर ना मरता बल्कि तख्ता दार पर लटका दिया जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख़ानदान और आल औलाद के हवाले से 25 दिलचस्प हक़ाइक़ आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूँ किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक के 2 बेटे पैदा हुए, शेख नूर मोहम्मद और शेख गुलाम कादिर। अल्लामा इकबाल के वालिद बुजुर्गवार का इसमें ग्रामी शेख नूर मोहम्मद था, जो मियाँ जी के नाम से पुकारे जाते थे, जबकि वालदा इमाम बीबी थी। नंबर 2, अल्लामा इकबाल के बड़े भाई का नाम शेख अता मोहम्मद था। 2 बहनें अल्लामा इकबाल से बड़ी थीं, जिनके नाम ताले बीबी और फातिमा बीबी थे, जबकि 2 बहनें अल्लामा इकबाल से छोटी थीं और उनके नाम करीम बीबी और ज़ैनब बीबी थे। नंबर 3, किताबों में तहरीर है कि अल्लामा इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद का अपने ज़माने के उभरते हुए आलिम दीन और मनाजिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के यहाँ आना जाना था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने तो शुरू में हिंदू पंडितों और ईसाई मिशनरियों से कई मनाजरे जीते और यूं उसकी मुसलमानों में खूब पजीराई होने लगी, लेकिन फिर उस बदबख्त ने नए मजहब की बुनियाद रखी तो एक एक करके तमाम उल्मा उसके खिलाफ होते गए। शूमी किस्मत के इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद ने इसी असना में कादियानियत को कबूल कर लिया। शेख अता की कोशिश रही कि उनका छोटा भाई मोहम्मद इकबाल और ख़ानदान के दीगर लोग भी कादियानी हो जाए, लेकिन वो नाकामो नामुराद रहा। नंबर 4, मई 1893 में 16 बरस की उम्र में अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फर्स्ट डिवीज़न आई और मेडल के साथ वजीफ़ा भी मिला। इसी रोज़ अल्लामा इकबाल की पहली शादी करीम बीबी से कर दी गई। अल्लामा इकबाल की दूसरी शादी 1914 में सरदार बेगम से हुई, जबकि उनकी तीसरी अहलिया का नाम मुख्तार बेगम था, जो लुधियाने वाली बेगम साहिबा कहलाती थी। नंबर 5, अल्लामा इकबाल की पहली बीवी से एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुए, जिनके नाम आफ्ताब इकबाल और महराज बीबी थे। अल्लामा इकबाल अपने बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल से नालां थे और आफ्ताब ने भी अल्लामा की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल ने अपनी जायदाद अपनी दूसरी बीवी सरदार बेगम के नाम करवा दी थी। सरदार बेगम ने अपनी वफ़ात से कबल अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम करवा दी। नंबर 6, अल्लामा इकबाल का पहला बेटा आफ्ताब इकबाल, जो अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लामा इकबाल के दिल से उतर गया था। ऐसा भी बताया जाता है कि आफ्ताब इकबाल ने नाम बदल कर इकबाल और उनकी पहली बीवी के नाम से किताब भी तहरीर की, जिसमें उसने अपने वालिद की निजी ज़िंदगी को डिस्कस करते हुए उन पर इंतहाई गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। नंबर 7, अल्लामा इकबाल के अपने बेटे आफ्ताब के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे। सैयद नज़ीर नाजी अपनी किताब इकबाल के हुजूर में लिखते हैं कि आफ्ताब इकबाल से उनके वालिद ने कोई ताल्लुक़ ना रखा। सैयद हामिद जलाली की किताब अल्लामा इकबाल और उनकी पहली बीवी के मुताबिक अल्लामा ने अपने नाफरमान बेटे आफ्ताब को विरासत से महरूम कर दिया था। नंबर 8, अल्लामा इकबाल के सबसे बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल ने आलिया रशीद बेगम से शादी की और उनके 3 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम आज़ाद इकबाल, वक़ार इकबाल और नवीद इकबाल हैं। नंबर 9, अल्लामा इकबाल की दूसरी अहलिया सरदार बेगम के बतन से जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुई। सरदार बेगम के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए जर्मन निजात गवर्नेंस को मुलाजमत पर रखा गया।
जिन का नाम आंटी डोरस था। अल्लामा इकबाल की वफ़ात के वक्त मुनीरा 8-9 बरस की थी। बच्चों की परवरिश, देखभाल और घर के दीगर कामकाज आंटी डोरस के सुपुर्द थे। नंबर 10, अल्लामा इकबाल के सबसे करीब समझे जाने वाले खादिम का नाम अली बख्श था। अल्लामा के दोस्त अहबाब जब मुलाकात के लिए आया करते तो उनकी तवाज़ो करना अली बख्श की ड्यूटी थी, जबकि वो अल्लामा इकबाल का हुक्का सुलगाने की जिम्मेदारी भी निभाते रहे। नंबर 11, अल्लामा इकबाल के फर्जंद जावेद इकबाल ने भी अपने वालिद की तरह इलेक्शन लड़ा। 1970 के जनरल इलेक्शन में जावेद इकबाल लाहौर के एक हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल के उम्मीदवार थे, जहां उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। नंबर 12, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल सदर ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज बनाए गए। नवाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को निगरान वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे और उनके नाम की तजवीज़ सदर मुमलिकत को दी गई, लेकिन गुलाम इसहाक खान जावेद इकबाल के नाम से मुत्तफ़िक़ न हुए। खैर बाद में नवाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर जनाब जावेद इकबाल सेनेटर बन गए। नंबर 13, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कई किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें से मशहूर अपना गिरेबान चाक और जहाने जावेद है। नंबर 14, जावेद इकबाल की अहलिया और अल्लामा इकबाल की बहू का नाम नासिरा इकबाल है। नासिरा इकबाल लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं और वो इल्म दोस्त शख्सियत हैं। नंबर 15, जावेद इकबाल के बेटे और अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल भी सियासत करते हैं। वलीद इकबाल एक काबिल वकील और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2013 में पीटीआई के टिकट पर लाहौर में इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। वलीद इकबाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। नंबर 16, इमरान खान की हालिया दिनों में चलने वाली जेल भरो तहरीक के दौरान वलीद इकबाल भी कैद हुए थे। तब उनके वालिदा ने इमरान खान की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए अपने बेटे को भी आड़े हाथों लिया था। याद रहे, इससे चंद महीने कबल उनके घर पर छापा मारा गया था, जब सोशल मीडिया पर ये पोस्टें चलने लगी कि बेगैरतों ने अल्लामा इकबाल के ख़ानदान के तक़द्दुस का भी लिहाज ना रखा। उस मौका पर जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने इसे रियासती गुंडागर्दी कहा था। नंबर 17, गुज़श्ता बरस सेनेट के एक सेशन के दौरान पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान दिलचस्प सूरत हाल तब देखने को मिली जब वलीद इकबाल मुर्गे की आवाज़ें निकालने लगे और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने उनकी मुर्गे वाली आवाज़ को बांगे दरा बोला तो किसी ने ट्विटर पर लिखा कि इकबाल का शाहीन कुक्कड़ बनते हुए। याद रहे कि वलीद इकबाल के भाई मुनीब इकबाल अदबी और समाजी शख्सियत हैं। नंबर 18, अल्लामा इकबाल की सबसे छोटी बेटी मुनीरा बानो लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर मियां अमीरुद्दीन की बहू बनी। अल्लामा इकबाल के दामाद मियां सलाहुद्दीन भी सियासतदान थे। 1970 के आम इंतखाबात में मियां सलाहुद्दीन लाहौर के हलके से मुस्लिम लीग कन्वेंशनल के उम्मीदवार थे, जहां उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नंबर 19, मुनीरा इकबाल के बेटे और अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं। मियां सली के नाम से पहचाने जाने वाले मियां यूसुफ सलाहुद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के एमपीए भी रह चुके हैं। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन लाहौर के कल्चर की अलामत समझे जाते हैं। अंदरून लाहौर में वाक़ई उनकी बारूद खाना हवेली में मौसीकी का एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी टीवी पर नशर होता है। नंबर 20, अल्लामा इकबाल ने 1905 में तराना हिंदी तहरीर किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तराना हिंदी को इंडिया में कौमी गीत का दर्जा हासिल है और इसे आज भी स्कूलों में पढ़ा जाता है। इंडिया के पहले खलाबाज राकेश शर्मा स्पेस से होकर वापस पहुंचे। जब उनसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नंबर 21,
जनवरी 1919 में अलामा इकबाल मैसूर तशरीफ ले गए। टीपू सुल्तान शहीद के मज़ार पर 2 घंटे मुराकबा करने के बाद बाहर निकले। शिद्दत गरिया से आंखें सुर्ख हो रही थी और सूज गई थी। किसी ने आपसे पूछा कि आपने टीपू सुल्तान के मज़ार में इतनी देर मुराकबा फरमाया है, हमें भी बताइए कि आपको वहाँ से क्या फैज़ हासिल हुआ और क्या पैगाम मिला। अलामा साहब ने जवाब दिया कि वहाँ मेरा एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजरा, एक पैगाम मिला है। अगर जहाँ में मर्दों की तरह ज़िंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देने में ही ज़िंदगी है। नंबर 22, 1926 में होने वाले पंजाब असम्बली के रियासती इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहीं नज़र नहीं आती थी। ये वो ज़माना था कि जब पूरे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का गलबा था। लाहौर शहर के हल्के से शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल और यूनियनिस्ट उम्मीदवार मलिक दीन मोहम्मद एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। अलामा इकबाल सारे दिन इलेक्शन कैंपेन करके रात गए थके हारे पैदल वापस आ रहे थे। हफीज़ जलंधरी भी उनके साथ थे। ऐसे में अलामा इकबाल राह चलते लोगों से सलाम लेते। अलामा साहब गलती से अपने मुखालिफ उम्मीदवार के एक हिमायती को सलाम कर बैठे। उस बदलिहाज शख्स ने सलाम का जवाब देने की बजाय अपनी धोती खोली और नंगा हो गया। अलामा इकबाल नजरें झुकाए वहां से चल पड़े। नमीदा आंखें और गमज़दा दिल लिए अलामा मोहम्मद इकबाल हफीज़ जलंधरी से कहने लगे, इस कौम के मसाइब के सबब मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। पता नहीं क्यों मेरी कौम इखलाक, मुरव्वत और तमीज़ व तहज़ीब से महरूम है। हफीज़ जलंधरी अपने मखसूस अंदाज में अलामा को तसल्ली देते हुए बोले, इसमें मगमूम होने वाली क्या बात है। इस बंदे के पास इखलाक होता तो वो आपको दिखाता। बेचारे के पास था ही यही कुछ जो उसने धोती खोल के आपको रूबरू कर दिया। हफीज़ जलंधरी की ये बात सुनकर अलामा इकबाल हंसने लगे और उनकी सारी परेशानी जाती रही। नंबर 23, अलामा मोहम्मद इकबाल 1926 में होने वाले इंतखाबात में पंजाब की कानून साज असम्बली के रुकन बने। उन्होंने इस इलेक्शन में अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को 3177 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी थी। अलामा इकबाल ने लाहौर के उसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था जहां अब उनका घर है। उस वक्त ये हल्का गड़ी शाहू और मुगलपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल था। नंबर 24, अलामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। उन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते। याद रहे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में है। कोनिया में एक पार्क का नाम इकबाल पार्क है और कोनिया में एक मस्जिद भी इकबाल के नाम से मंसूब है। तुर्कों ने अलामा इकबाल की अक़ीदत और पाकिस्तान की मोहब्बत के इजहार में लाहौर से अलामा के मज़ार की मिट्टी लाकर कोनिया में मौलाना रूमी के मज़ार के दाएं तरफ अहाते में दफन करके अलामा की अलामती कब्र बनाई है। संगे मरमर से मुज़य्यन इस कब्र पर तुर्क ज़बान में अलामा इकबाल का नाम, तारीख़ पैदाइश और इंतकाल की तारीख़ कुंदा है। नंबर 25, अलामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात पर अहरार के लीडर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज़। अगर कौम इकबाल को समझ जाती तो आज गुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज़ इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर ना मरता बल्कि तख्ता दार पर लटकाया जाता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कायद-ए-आज़म के ख़ानदान के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शरीफ फैमिली की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और इमरान खान फैमिली पर डिटेल वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।